ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में भी हमारा लास्ट चैप्टर आ गया है जिसमें हमने बोन मिनरलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विटामिन डी के बारे में और पैराथायरॉयड हार्मोन का रिलेशन पढ़ना है। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है ये चैप्टर, हाँ, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह आपसे पूछते हैं और स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस के लिहाज से पूछते हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएं। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो दो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं कैल्शियम और फॉस्फेट, उनकी रेगुलेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में वो किस तरह से डिस्टर्ब हुए हुए होंगे, हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या है ऑस्टियोपोरोसिस का, और ड्रग ट्रीटमेंट क्या है, कौन से हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी हार्मोन प्रोवाइड करेंगे बाहर से या फिर हमें ड्रग्स प्रोवाइड करनी है। सो दो जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक है, कौन है, कैल्शियम और फॉस्फेट है। और इन कैल्शियम और फॉस्फेट को तीन मेजर हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। वो तीन मेजर हार्मोन्स हमारे पास कौन से हैं, एक है हमारे पास विटामिन डी, दूसरा है हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन और तीसरा हमारे पास क्या है, कैल्सीटोनिन। इसके अलावा जो एस्ट्रोजेंस वगैरह हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, वो भी सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेजर रोल जो है वो इन तीनों का है। अब होता क्या है कि विटामिन डी आपके कैल्शियम और फॉस्फेट को किस तरह से इफेक्ट करता है। विटामिन डी दोनों को, कैल्शियम और फॉस्फेट, इन दोनों को सीरम में बढ़ाने की कोशिश करता है। सो सीरम कैल्शियम और सीरम फॉस्फेट को विटामिन डी इंक्रीज करता है। अब विटामिन डी किस तरह से इंक्रीज करता है अब आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन विटामिन डी कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन के लेवल से होनी है उसको भी बढ़ा देता है, साथ ही साथ आपकी किडनी के थ्रू जो एक्सक्रीशन होती है उसको भी ब्लॉक कर देता है। और यूं ये सीरम के अंदर थ्रू एब्जॉर्प्शन एंड इनहिबिशन ऑफ रीनल एक्सक्रीशन सीरम के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को इंक्रीज करता है, सेम एज फॉस्फेट के लेवल्स को भी इंक्रीज करता है, फॉस्फेट की जो एक्सक्रीशन है उसे इनहिबिट कर देता है। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन की, या पहले कैल्सीटोनिन की बात करते हैं। कैल्सीटोनिन दोनों को डिक्रीज करता है। कैल्सीटोनिन कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा बोन्स के अंदर भेजता है, अगर कैल्शियम है भी ना तो ये क्या करता है, कैल्शियम को बोन्स के अंदर भेजता है। और फॉस्फेट अगर ज्यादा है तो उसको रीनल सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट करता है। तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, इन दोनों को डिक्रीज करने की कोशिश करता है इन द सीरम, चाहे फिर इनको बोन्स में भेज देता है, चाहे फिर इनको बॉडी से थ्रू यूरिन एक्सक्रीट करा देता है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज आ जाती है पैराथायरॉयड। तो पैराथायरॉयड इन दोनों का मिक्सचर काम करते हैं। पैराथायरॉयड कैल्शियम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और फॉस्फेट को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है और ऑस्टियोपोरोसिस में से ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम इनमें से कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में बच्चों क्या हो रहा होता है, आपको पहले ये समझना है कि ऑस्टियोपोरोसिस में ना बोन रीजॉर्प्शन हो रही होती है, यानी बोन का जो ब्रेकडाउन है वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक बोन है तो इस बोन का बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा होगा, ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, और ये जब बोन टूटेगी, इसमें क्लास्टिक एक्टिविटी है, तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा और कैल्शियम कहाँ जाएगा, बाहर ब्लड में। सो सीरम कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो क्या होंगे, अगर कम होंगे तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इनहेंस होती है, जो कि बोन में से कैल्शियम रिलीज करा के बाहर भेजना शुरू करती है और बोन में कैल्शियम के लेवल्स को रेज कर देती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट सप्लाई करने हैं कि ये जो कैल्शियम ब्लड में आ रही है ये ब्लड की बजाय वापस कहाँ जाए, बोन्स में जाए, और बोन्स में जब ये जाएगी, बोन्स के ब्रेकडाउन नहीं होगा, कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज होगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इस डिस्कशन पे हम वापस आएंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स है एंड पे कि जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बोन रीजॉर्प्शन को या ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम पहले बुक के सीक्वेंस से कि वो पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में हमें क्या क्या बताते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कौन बढ़ाने की कोशिश करता है सीरम के अंदर और कौन सीरम के अंदर कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, बल्कि जनरली मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता जाती हूँ इन तीनों के बारे में। पहले अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, फिर हम बुक के सीक्वेंस से चलेंगे। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं ना, तो मैंने बताया कि विटामिन डी क्या करता है, ये इंटेस्टाइन के लेवल से कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसको इनहेंस कर देता है, सेम एज किडनी से जो कैल्शियम की एक्सक्रीशन होनी है उसको कम कर देता है। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम राइज हो गई। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगी तो कैल्शियम ने कहा मूव करना है, बोन की तरफ मूव करना है। जब कैल्शियम बोन के अंदर जाएगी तो क्या ट्रीट हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब है विटामिन डी को यूज करके हम ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात हमारे पास आ जाती है पैराथायरॉयड हार्मोन की। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ये
बोन में से कैल्शियम को बाहर रिलीज कराता है। पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट ही तब होता है जब सीरम में कैल्शियम लेवल्स कम है। जब सीरम में कैल्शियम लेवल्स कम है और ये एक्टिवेट है तो इसकी कोशिश है कि सीरम कैल्शियम लेवल्स बढ़ाए जाएं। और वो ये कैसे बढ़ाता है, बोन का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है, सो कैल्शियम को रिलीज कराता है। अब बताओ ये ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट कर रहा है या ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर रहा है? पैराथायराइड ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर रहा है क्योंकि कैल्शियम को बाहर निकालता है। ठीक है, आगे हमने देखा है कि इसका एक डेरिवेटिव बनाया गया है जिसको यूज करके ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वो सिंथेटिक डेरिवेटिव है। नेचुरली पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है क्योंकि कैल्शियम को मूव कराता है फ्रॉम बोन टुवर्ड द सीरम लेवल या टुवर्ड द पेरिफेरी। उसके बाद जो थर्ड हार्मोन है हमारे पास कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये भी कैल्शियम लेवल बोन ब्लड के अंदर कम करता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इसने कम करने हैं तो ये कैल्शियम को कहाँ भेज देता है, बोन के अंदर भेजता है। इसका मतलब है इसको भी यूज करके हम ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। सो आपने याद रखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए विटामिन डी भी यूज हो सकता है और कैल्सिटोनिन भी यूज हो सकता है। जबकि ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कौन करता है, पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं। बात समझ आ गई है? कुछ लोगों को ये वाला चैप्टर बहुत बुरा लगता है, मेरे समेत। चलो जी, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि किस तरह पैराथायराइड हार्मोन वर्क करता है बुक के लिहाज से और क्या क्या सारी चीजें होनी है। तो बुक में वो बताता है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है ये एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 84 अमाइनो एसिड है। ठीक है, 84 अमाइनो एसिड कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड है। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन, मेन फंक्शन इसका ये है कि इसने सीरम कैल्शियम लेवल्स बढ़ाने हैं। और वो ये कैसे करता है, बोन का ब्रेकडाउन करा के सीरम कैल्शियम लेवल्स इसने बढ़ाने हैं और सीरम फॉस्फेट लेवल इसने कम करने हैं। फॉस्फेट को ये कम कैसे करता है, किडनी में से एक्सक्रीट करा के। ठीक है, बात करते हैं कि बोन के ऊपर ये क्या करता है। बोन के ऊपर जब पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करता है तो वहां पे साइक्लिक एमपी के लेवल्स को बढ़ाता है। साइक्लिक एमपी के लेवल्स बढ़ने से ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो एक्टिवेट होता है। जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है तो बोन का ब्रेकडाउन होता है और कैल्शियम रिलीज होता है सीरम के अंदर और कैल्शियम के लेवल राइज होते हैं। और यूं ये अगर बहुत एक्सेसिव होगा और बहुत ऑस्टियोक्लास्ट होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर देगा। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास कि किडनी के ऊपर ये क्या काम करता है। तो किडनी से ये जो कैल्शियम की एक्सक्रीशन है उसको इनहिबिट करता है क्योंकि कैल्शियम को ये बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। जब कैल्शियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी तो अगेन सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ेंगे और कैल्शियम लेवल बढ़ेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ेंगे अगर ये एक्सेसिव होगा। फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ये काम करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि फॉस्फेट को ये काम करता है क्योंकि फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को ये एनहांस कर देता है। फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, ज्यादा से ज्यादा उसकी एक्सक्रीशन कराता है और साथ ही साथ वहां पे एक्टिवेट कर देता है विटामिन डी के मेटाबोलाइट्स को। विटामिन डी जो है वो फर्दर हेल्प करेगा कैल्शियम लेवल को बढ़ाने में। ठीक है, एक्सेसिव होगा तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने ये जो बोन्स के ऊपर बात की हुई है, बोन्स के ऊपर मजीद हम स्पेसिफाई कर दें तो बोन्स के ऊपर ये कहता है ये ऑस्टियोब्लास्ट को भी एक्टिवेट करता है लेकिन इतना नहीं करता, ऑस्टियोक्लास्ट को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है। इसलिए पैराथायराइड का जो नेट रिजल्ट है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन्स का ब्रेकडाउन है क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है। अब ये जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन होती है, अगर हमारे पास ये ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स है तो ये डायरेक्टली नहीं करता बल्कि ऑस्टियोक्लास्टिक सेल के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर पड़ा हुआ होता है जिसे हम रैंक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। और ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये एज ए लाइगेंट इसके ऊपर अटैच होता है और फिर सिग्नल्स अंदर जाते हैं और अंदर से ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट के साथ ये डायरेक्टली बाइंड नहीं करता या उसके अंदर नहीं जाता बल्कि रैंक लिगामेंट के थ्रू उसको सिग्नल प्रोवाइड करता है। सो ये बुक के स्टार्टिंग में इन्होंने पैराथायराइड हार्मोन के बारे में बताया। आई होप ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक कि पैराथायराइड सीरम कैल्शियम बढ़ाने की कोशिश करता है और फॉस्फेट को कम करने की कोशिश करता है। सीरम कैल्शियम कैसे बढ़ाता है, एक तो बोन्स में से रिलीज कराता रहता है और दूसरा किडनी से जो रिलीज होना है उसको कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर पेशेंट को क्या हो, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो। ठीक है, अगर क्या हो, पेशेंट को हाइपर पैराथायराइडिज्म हो यानी कि जो पैराथायराइड हार्मोन है उसके लेवल्स बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, कैल्शियम बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया, क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया क्योंकि फॉस्फेट बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर उसने एक बात की हुई है ड्रग के लिहाज से, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि जो पैराथायराइड हार्मोन है 1 से 84 अमाइनो एसिड अगर इसके अंदर है तो इसकी जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है ना वो डोमिनेट करती है। इसको ना ब्रेक डाउन किया गया 2 पार्ट्स में। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में जब सिंथेटिकली तोड़ा गया तो हमारे पास क्या बना, पैराथायराइड जो 1 से 34 अमाइनो एसिड है ना और फिर 35 से आगे 84 है। ये जो 1 से 34 है इनमें पोटेंसी है कि ये ऑस्टियोब्लास्ट को ज्यादा एक्टिवेट करते
करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट को जब ये ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, इसका मतलब है ये बोन फॉर्मेशन करते हैं। बोन फॉर्मेशन करते हैं तो बोन ब्रेकडाउन को अपोज करने के लिए ये काम करेंगे ना, सो इनको हम सिलेक्टिवली यूज कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए, जबकि ये ऑस्टियोक्लास्ट को और ओवरऑल भी इकट्ठा भी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। लेकिन इसका जो एक कंपोनेंट तोड़ा जाए जो 1 से 34 अमीनो एसिड वाला है, तो उसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा है और इसको फिर हम ऑस्टियोपोरोसिस में यूज कर सकते हैं। बात आपने याद रखनी है। और इसके अंदर कौन सी 2 ड्रग्स आती हैं? इसके अंदर आती है टेरीपैराटाइड और एलोपेराटाइड। ठीक है, क्या आती है? टेरीपैराटाइड और एलोपेराटाइड। ये जो हैं ये दोनों यूज की जा सकती हैं एज एन ऑल्टरनेटिव, और इनको यूज करके हम ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि इनकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा है, बोन फॉर्मेशन की एक्टिविटी इनकी ज्यादा है। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो पैराथायराइड है ये रेगुलेट किस तरह से हुआ है। पैराथायराइड को खुद ही सीरम कैल्शियम लेवल्स रेगुलेट करते हैं और विटामिन डी भी इसकी रेगुलेशन में हेल्प करता है। अगर हमारे पास सीरम कैल्शियम लेवल्स कम होंगे तो ये कम लेवल जाएंगे, पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस करेंगे, वहां से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा और ये पैराथायराइड इन टर्न इन सीरम कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। जब सीरम कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाते हैं तो इसकी जो फर्दर सिंथेसिस है या रिलीज है वो इनहिबिट हो जाता है। सेम एज विटामिन डी भी इसकी रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। तो इतनी सी बात पैराथायराइड हार्मोन के बारे में आपकी बुक के अंदर TVS में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि पैराथायराइड सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, फॉस्फेट लेवल कम करता है। कैसे? बोन के ऊपर ऑस्टियोपोरोसिस को इनहेंस करके कैल्शियम रिलीज कराता है और किडनी से इसकी एक्सक्रीशन को कम से कम करता है। हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो जाहिर है कैल्शियम बहुत बढ़ेगा तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। अच्छा, इसकी कोई क्या फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट है? हाँ है। अगर हम इसका एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट 2 पार्ट्स में इसको तोड़ दें तो जो 1 से 34 है उसकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा है, सो उसको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज किया जा सकता है, जिसमें टेरीपैराटाइड आ जाता है और एलोपेराटाइड आ जाता है। ठीक है, और इसकी रेगुलेशन खुद सीरम कैल्शियम लेवल्स ही करते हैं। नेक्स्ट बात जो बुक में हुई हुई है वो हुई हुई है विटामिन डी के लिहाज से। विटामिन डी के बारे में भी आपको पता ही होगा। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री वगैरह के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, के विटामिन डी जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये स्किन के अंदर सिंथेसाइज भी होता है। यूवी रेडिएशन से हमारे पास क्या आ जाता है? 7 डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल। ठीक है, या फिर जो हमारी डाइट है, डाइट में से हमें क्या मिलता है? कॉलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, डाइट से क्या मिलता है? कॉलीकैल्सिफेरॉल। और फिर या हमें प्लांट से मिलता है D2 अर्गो कॉलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये जो तीनों डेरिवेटिव हैं, चाहे फिर ये डाइट से आए हैं या फिर ये हमारे पास प्लांट से आया है या ये यूवी रेडिएशन के थ्रू स्किन में पाया जाता है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। एक्टिवेट होने के लिए ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं? किडनी के पास जाते हैं और किडनी के पास इनके ऊपर पहली हाइड्रोक्सिलेशन होती है 25 पोजीशन पे और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में। अब यहाँ से ये जाते हैं, पहले ये आते हैं लिवर के पास। लिवर के पास इनके ऊपर फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन होती है और फिर सेकंड हाइड्रोक्सिलेशन के लिए किडनी के पास जाते हैं। किडनी में इनके ऊपर सेकंड हाइड्रोक्सिलेशन होती है 1 पोजीशन पे और ये बन जाते हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल या फिर कैल्सिफेरॉल भी से कहते हैं, या डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 बन जाता है ये। ठीक है, अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है और ये अपना काम करेगा। सही है, तो समझ आ गई कि विटामिन डी स्किन में भी होता है, डाइट से भी मिलता है, प्लांट से भी मिलता है, लिवर में सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो बाहर से, अगर ये एक्टिवेशन ना हो सके तो बाहर से आप कैल्सी ट्रायोल की फॉर्म में भी इसको दे सकते हो। सो ये कैल्सी ट्रायोल हमारे पास एक्टिवेट हो गया। जब ये एक्टिवेट होता है तो इसके क्या काम है? एक्टिवेट होने के बाद मैंने जैसे बताया, इसकी कोशिश है कि इसने कैल्शियम लेवल को भी बढ़ाना है और फॉस्फेट लेवल को भी बढ़ाना है। ये दोनों को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब ये दोनों को बढ़ाने की कोशिश किस तरह से करता है कि एक तो विटामिन डी इंटेस्टाइन के लेवल पे एक्ट करता है और वहां से जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है उसको इनहेंस कर देता है। दूसरा किडनी के लेवल पे एक्ट करता है और कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन होती है किडनी के थ्रू उसको डिक्रीज कर देता है और सेम एज फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को भी कम कर देता है। सो ये फॉस्फेट को भी बढ़ा रहा है और साथ ही ये किसको भी बढ़ा रहा है? साथ ही साथ ये कैल्शियम को भी बढ़ा रहा है। जब कैल्शियम जो है वो ये बढ़ा लेगा तो जाहिर है अगर सीरम में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो तो आपको पता है बोन और सीरम के दरमियान ऑल्टरनेटिव चलता रहता है। अगर सीरम में कम हो तो बोन इसको देना शुरू कर देती है और अगर सीरम में ज्यादा हो तो ये बोन को देता है। तो सीरम में जब कैल्शियम ज्यादा होगा तो ये कहाँ चला जाएगा? बोन के पास चला जाएगा। बोन के पास जब जाएगा तो इसका मतलब है विटामिन डी बोन की मिनरलाइजेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए, बहुत सारी डेफिशिएंसीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो विटामिन डी जो है वो हमारे पास बड़ा
इंपॉर्टेंट है। एक बात उसने की हुई है कि किडनी के लेवल पे इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसकी कन्वर्जन को कौन स्टिमुलस देता है। तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन होगा तो वो इसके लिए स्टिमुलस देगा कि ये बने, ठीक है, और मेरे साथ मिलके कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने की कोशिश करे। और अगर हमारे पास क्या होंगे, फॉस्फेट ज्यादा होंगे या फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 होगा या फिर विटामिन डी के एक्टिव मेटाबोलाइट खुद बहुत ज्यादा होंगे तो ये इसकी फर्दर सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। तो ये इसकी रेगुलेशन जो है वो इन्होंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास जो कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसीज होती हैं बोन्स के अंदर, जैसे बच्चों के अंदर रिकेटिशिया और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमिलेशिया, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं और फिर उससे ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स टुवर्ड बोन इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब उसके बाद उसने कहा कि जो विटामिन डी के मेटाबोलाइट्स हैं इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो विटामिन डी के मेटाबोलाइट के यूजेस के बारे में बताया कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में, इंटेस्टाइनल ऑस्टियोपोरोसिस में, उसके बाद क्रॉनिक लिवर डिजीज में, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की ऑस्टियोपोरोसिस में इसको यूज किया जाता है और सिरोसिस में यूज किया जाता है। कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर प्रोलिफरेटिव स्किन डिसऑर्डर हो तो वहां पे भी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, विटामिन कॉलीकैल्सिफेरॉल या अर्गोकैल्सिफेरॉल की फॉर्म में फूड सप्लीमेंट्स में भी अवेलेबल है। और अगर ये हमारे पास, अगर हम इसको यूज करें ना, तो इसका ट्रीटमेंट हम क्यों करें, अगर हमारे पास क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा तो हम इसको यूज करते हैं और ये क्या कर देता है, कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ा के मेंटेन करते हैं। और बहुत एक्सेसिव होगा तो एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया कर देगा। एडवर्स फॉर्म में क्या कर देगा, हाइपर कैल्सीमिया कर देगा। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर हमारे पास हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो, बहुत ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन हो, तो भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये जाके पैराथायरॉयड की जो सिक्रीशन होती है ना, विटामिन डी, उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, सो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में भी इसको दिया जाता है ये, क्योंकि उसको इनहिबिट करता है और बहुत एक्सेसिव होगा तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कैल्सिट्रॉल के एनालॉग्स जो है वो प्रूव कर दिए गए हैं और अब हमें मिलते हैं। सो इतनी सी बात हमारे पास विटामिन डी की है। उसके अलावा क्या बात है, उसके अलावा उन्होंने एक बात की है कि हमारे पास एक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 होता है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 है, इसको बोन्स के अंदर ऑस्टियोसाइट रिलीज करते हैं। और ये करता क्या है, ये विटामिन डी की प्रोडक्शन को भी ब्लॉक करता है, फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को भी ब्लॉक करता है। ठीक है, ये ब्लॉक कर देता है विटामिन डी की प्रोडक्शन को और साथ ही साथ फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को भी ब्लॉक करता है। सो ये इसका काम है एज अ ड्रग। ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन के बारे में हमें पता है कि ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है कैल्शियम को भी और फॉस्फेट को भी। क्या करता है, ये दोनों को डिक्रीज करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, कैल्शियम को भी डिक्रीज करता है और दूसरी बात है फॉस्फेट को भी डिक्रीज करता है। फॉस्फेट को डिक्रीज करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा कि फॉस्फेट की जो रीअब्जॉर्प्शन किडनी के लेवल पे है उसको ब्लॉक कर देगा और उसकी एक्सक्रीशन को एनहांस करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा निकले और उसके लेवल्स कम हो। और कैल्शियम को डिक्रीज करने के लिए क्या करता है कि ये बोन की रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम कहाँ से आ रहा होता है, बोन से आ रहा होता है ब्लड में। ठीक है, तो ये बोन का जो ब्रेकडाउन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको इनहिबिट कर देगा। बोन रीअब्जॉर्प्शन या बोन ऑस्टियोपोरोसिस को इनहिबिट करेगा ताकि कैल्शियम बाइंड ना आए। इसका मतलब है कैल्सिटोनिन को यूज करके हम ट्रीट कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को। और इसको पैगेट डिजीज में भी यूज किया जाता है। पैगेट डिजीज में हाइपरकैल्सीमिया हुआ होता है। ठीक है, इंजेक्शन की फॉर्म में और नेजल स्प्रे की फॉर्म में ये अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसकी मदद से भी हम ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। आपको पता है पीछे भी हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन का इफेक्ट है ये बोन डेंसिटी को एनहांस करता है, बोन फॉर्मेशन को एनहांस करता है। लेकिन साथ ही साथ हमने भी पढ़ा था कि एस्ट्रोजन के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी हैं। एस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर करता है, एंडोमेट्रियल कैंसर करता है। बेशक ये बोन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है लेकिन ये इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। सो साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करने के लिए हमने कहा था कि अगर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिनको इकट्ठा हम कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे यूज करें तो रिस्क फैक्टर के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन एंडोमेट्रियल के चांसेस अभी भी होते हैं। नहीं सॉरी, एंडोमेट्रियल के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस अभी भी होते हैं। सो इनको कंबाइन करके भी हम यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमने एक ड्रग इन्होंने बुक में मेंशन की हुई है कि सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स में एक ड्रग आती है जिसे हम कहते हैं रिलॉक्सिफिन। रिलॉक्सिफिन को हम सिलेक्टिवली यूज कर सकते हैं क्योंकि रिलॉक्सिफिन बोन की डेंसिटी और बोन की फॉर्मेशन को एनहांस करता है और रिस्क फैक्टर के जो रिस्क हैं वो भी इसके कम होते हैं। ठीक है, सेम एज जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कुछ अननोन मैकेनिज्म के थ्रू बोन फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, लेकिन इनको हाइपरकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट में इंटरमीडिएट के तौर पर यूज किया जा सकता है। तो ये ना इसका हार्मोनल ट्रीटमेंट था कि या तो हम क्या दे दें, खुद ही बाहर से पैराथायरॉयड दे दें, लेकिन पैराथायरॉयड हमने डायरेक्ट वाला नहीं देना। डायरेक्ट वाला पैराथायरॉयड ऑस्टियोपोरोसिस करता है, हमने इसका एक डेरिवेटिव देना है टेरीपेरिडोल पेरिटाइड या फिर एलोपेरिडाइड, जो कि
ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करेगा। इसी तरह विटामिन डी नेचुरली ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करता है और ये अब सिंथेटिक फॉर्म में भी कैल्सीट्रायोल की फॉर्म में भी अप्रूव है और वो भी हम ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर थी, तो ये एज अ ड्रग यूज नहीं होती। कैल्सीटोनिन हम दे सकते हैं एज अ ड्रग। कैल्सीटोनिन भी क्या करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करता है, सेम एज एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन में सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रेगुलेटर मॉड्यूलेटर जिसमें हमारे पास रिलॉक्सिफिन आता है, तो ये भी एक हार्मोन है जिसे यूज करके ये ट्रीट किया जा सकता है ऑस्टियोपोरोसिस को। अब हम जाएंगे नॉन हार्मोनल एजेंट्स के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिन्हें यूज करके हम ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। तो उन ड्रग्स में हमारे पास सबसे पहली आ जाती है और इंपॉर्टेंट आ जाती है बिसफॉस्फोनेट। ठीक है, बिसफॉस्फोनेट अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आ सकता है। ये जो बिसफॉस्फोनेट है इसके लिए इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। और ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसीज के लिए। ठीक है, आपने उसमें पढ़ा होगा पैथो वगैरह में कि जब मैलिग्नेंसीज होती हैं, कैंसर्स वगैरह होते हैं, तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है साथ। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो बिसफॉस्फोनेट है ये ड्रग ऑफ चॉइस है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी और ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी के लिए भी। अब इस बिसफॉस्फोनेट के अंदर बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास है, इनके एंड पे आता है ड्रोनेट। ठीक है, एलीड्रोनेट, फिर इसमें आता है एडीड्रोनेट, एडीड्रोनेट, राइजीड्रोनेट, ठीक है, और जोलीड्रोनेट। ठीक है, आप लोग देख लेना, इसमें 3-4 और भी हैं। जो जोलीड्रोनेट है इसके लिहाज से याद रखना है कि इसको इंट्रावीनियसली देते हैं और साल में एक बार देते हैं। ये वाली जो है वो ओरली भी दी जाती हैं, दी जा सकती हैं। ठीक है, जबकि ये साल में सिर्फ एक बार दी जाती है। अब नेक्स्ट बात ये है कि आपको पता है बोन्स के 2 तरह के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट भी होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट भी होते हैं। क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट भी और ऑस्टियोक्लास्ट भी। तो ये जो बिसफॉस्फोनेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट का एक एंजाइम होता है जिसको हम फेरेनेसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज कहते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं, तो ऑस्टियोक्लास्ट की फंक्शनिंग इनहिबिट हो जाती है। जब ऑस्टियोक्लास्ट काम नहीं करेगा तो ब्रेक डाउन भी नहीं होगा। जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो कैल्शियम जो है वो बाहर रिलीज ही नहीं होगा। कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होगी। सो ये ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है क्योंकि ये इनहिबिट कर देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को। एक बात। दूसरी बात ये है हमारे पास कि इनका सिर्फ एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, 2-3 काम और भी करती हैं। 2-3 काम और ये करती हैं कि विटामिन डी की प्रोडक्शन को इनहेंस कर देती हैं। अब जाहिर है विटामिन डी जब ज्यादा होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी, कैल्शियम की एक्सक्रीशन भी कम होगी, सीरम कैल्शियम लेवल्स बढ़ेंगे और कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा बोन के अंदर जाएगा और ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट होगा। सो ये विटामिन डी की प्रोडक्शन को इनहेंस करके भी एक एडिशनल एज मिल जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को या कैल्शियम को टुवर्ड बोन मूव कराने का। ठीक है, थर्ड चीज ये खुद भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को थ्रू इंटेस्टाइन इनहेंस करती हैं। तो ये जो बिसफॉस्फोनेट्स हैं इनके क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि ना सिर्फ ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करती हैं बल्कि ये विटामिन डी की प्रोडक्शन भी करती हैं और ये साथ ही साथ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी इनहेंस करती हैं। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी के लिए और एडिशनली इसको यूज किया जा सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है लेकिन हम इसको यूज करते हैं पैगेट डिजीज में जिसमें हाइपर कैल्सीमिया हुआ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास इनकी, उसके लिए तो जो ओरल बायोवेबिलिटी है उसमें एटीड्रोनेट की ओरल बायोवेबिलिटी बहुत कम है, लेस देन 10% है। इनको हम ओरली देते हैं, लेकिन जो जोलीड्रोनेट है इसको हम क्या देते हैं, इंट्रावीनियसली और साथ में साल में एक बार देते हैं। नेक्स्ट चीज आ जाती है इंपॉर्टेंट इसकी टॉक्सिसिटीज की। तो टॉक्सिसिटीज के लिहाज से कहता है ये ईसोफेजियल या फिर जीआईटी ट्रैक में इरिटेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, ईसोफेजियल इरिटेशन करता है। अब इस ईसोफेजियल इरिटेशन को कम करने का क्या तरीका है, तो इसको कम करने के भी उसने 3 तरीके बताए हैं। वो कहता है या तो आप इसके साथ क्या करेंगे, पहली बात है आप इसको एम्प्टी स्टमक पे लेंगे। ठीक है, एम्प्टी स्टमक में लेंगे खाने के साथ या खाने के बाद इसको नहीं लेना। दूसरी बात है कि इसके साथ फुल ग्लास ऑफ वाटर जो है वो पीना है, आधा ग्लास या 1 घूंट या इतना नहीं पीना। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि इसको लेने के बाद कम से कम 3 मिनट्स के लिए आपने लेटना नहीं है, सीधा लेटना नहीं है। तो ये 3 चीजें की जा सकती हैं इसोफेजियल टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। सेकेंड बात वो करता है कि ये मैंडिबल की ऑस्टियोपोरोसिस करता है, सो ये ऑस्टियो नेक्रोसिस स्टार्ट कर देता है किसकी, जॉ की। और थर्ड टॉक्सिसिटी इसकी ये है कि इसमें ये जो स्पेशली जोलीड्रोनेट होती है इसमें बड़ी टेंडेंसी होती है रीनल फेलियर करने की, सो ये रीनल फेलियर या रीनल इम्पेयरमेंट करती हैं। सो बिसफॉस्फोनेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करती हैं, क्योंकि विटामिन डी की प्रोडक्शन करती हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करती हैं। लेकिन इनके एडवर्स इफेक्ट ये है कि ऑस्टियोनेक्रोसिस जॉ की भी करती हैं और साथ ही साथ रीनल इम्पेयरमेंट भी करती हैं। तो एक हमने जो नॉन हार्मोनल एजेंट पढ़ा, एक हमने उसमें क्या पढ़ लिया, बिसफॉस्फोनेट। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ लिया, बिसफॉस्फोनेट। अब दूसरी ड्रग हमारे पास है
दूसरी ड्रग जो हम यूज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमारे पास ना रैंक लाइगामेंट इनहिबिटर मौजूद है। पीछे हमने कहा था कि रैंक लाइगामेंट क्या होता है, किसी को याद है? तो हम रैंक लाइगामेंट इनहिबिटर यूज कर सकते हैं। हमने कहा था ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर पैराथायरॉयड हार्मोन डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता, बल्कि एक लाइगामेंट रैंक लाइगामेंट की मदद से करता है। तो अगर हम क्या कर दें कि रैंक लाइगामेंट इनहिबिटर दे दें, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम आता था और ये कैल्शियम इसको सिग्नल दे के यहाँ से पैराथायरॉयड रिलीज कराता है और पैराथायरॉयड ऑस्टियोप्रोसेस करता है। तो अगर हम इस रैंक लाइगामेंट को इनहिबिट कर दें तो पैराथायरॉयड रिलीज नहीं होगा, ये रिलीज नहीं होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी, तो ये भी हम कर सकते हैं। सो हम रैंक लाइगामेंट इनहिबिटर देते हैं जिसमें हमारे पास डिनोसियुमाब आता है, ठीक है, डेनोसियुमाब, ठीक है। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये क्या करती है, ये रैंक लाइगामेंट के साथ जाकर अटैच करती है और रैंक लाइगामेंट को इनहिबिट कर देती है। जब उसे इनहिबिट करती है तो पैराथायरॉयड नहीं बनता और पैराथायरॉयड नहीं बनता तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कॉज नहीं होती। सो इसको यूज करके भी ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट किया जा सकता है। पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं, सबक्यूटेनियसली भी अवेलेबल है और इंजेक्शन की फॉर्म में भी है। देन हमारे पास एक बात आखिरी आ जाती है कि एक और चीज हम यूज कर सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैल्सीमाइमेटिक। कैल्सीमाइमेटिक का क्या रोल है पहले मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट है, ठीक है, सॉरी ये एक ऑस्टियोक्लास्टिक सेल है। ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स के पास यहाँ पे क्या होती है, कैल्शियम होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ड्रग पढ़ेंगे कैल्सीमाइमेटिक। लेकिन कैल्सीमाइमेटिक से पहले यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, मैं उसको क्लियर कर दूं कि हमारे पास ये जो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स होते हैं ना, ये ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स के पास तो कोई पैराथायरॉयड नहीं होता है, मैंने गलत बता दिया। लेकिन ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स के ऊपर जब पैराथायरॉयड जाके एक्ट करता है और उनकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को एनहांस करता है ना, तो पैराथायरॉयड यहाँ पे रैंक लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है और इसकी क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को एनहांस करता है और ऑस्टियोप्रोसेस कॉज करता है। लेकिन अगर हम रैंक इनहिबिटर दे दें, रैंक लाइगेंड इनहिबिटर, तो पैराथायरॉयड जो है वो सिग्नल ही नहीं दे सकेगा ऑस्टियोक्लास्ट को और ऑस्टियोप्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये इनहिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स के ऊपर पड़े रैंक लिगामेंट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कैल्सीमाइमेटिक। कैल्सीमाइमेटिक में क्या है कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है और पैराथायरॉयड मैंने आपको बताया कि जब कैल्शियम लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये भी क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन को। तो कैल्शियम लेवल जब बहुत ज्यादा होते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैल्शियम सेंसिटिंग रिसेप्टर। ये कैल्शियम सेंसिटिंग रिसेप्टर सेंस करते हैं कि कैल्शियम जी है वो बहुत ज्यादा हो गई है और ये क्या करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको कम कर देते हैं और यूं ऑस्टियोपोरोसिस कम हो जाती है। लेकिन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ये मसला होता है कि कैल्शियम जो है वो इन रिसेप्टर्स को आके स्टिमुलेट नहीं कर रही होती। तो ऐसी कंडीशन में हम कैल्सीमाइमेटिक बाहर से दे देते हैं जो कैल्शियम रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करेंगे और जब ये इनको स्टिमुलेट करेंगी तो पैराथायरॉयड की सिक्रीशन कम हो जाएंगी। सो ये कैल्सीमाइमेटिक जो है वो हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बुक में कहता है फ्लोराइड भी बोन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, लेकिन इसके बारे में इतना हमें नहीं पता। और एक और ड्रग उसने बताई है जो कि हमारे पास है स्ट्रोंशियम रेनिलेट, ठीक है। स्ट्रोंशियम रेनिलेट क्या करती है, ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों के ऊपर एक्ट करती है और बोन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बोन फॉर्मेशन भी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा बोन डिजॉर्प्शन भी अच्छी नहीं है, तो ये उनको मेंटेन करती है। तो आई होप अब यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जो बिसफॉस्फोनेट्स हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं। उसके अलावा रैंक लाइगामेंट ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स के ऊपर पैराथायरॉयड की वजह से एक्टिवेशन ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स की नहीं होने देता, जबकि कैल्सीमाइमेटिक जो हैं वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के लेवल पे कैल्शियम को मिमिक करते हैं, उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और पैराथायरॉयड की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं और स्ट्रोंशियम दोनों के ऊपर एक्ट करता है। इसको बुक से रीड कर लें, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मसला हो तो मुझसे पूछ लें, ठीक है।